जय हिंद। मैं हूं पुरुषोत्तम कुमार पाठक। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल सूर्यांश स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। आज हम यहाँ कक्षा 11 अर्थशास्त्र में सांख्यिकी के अध्याय 2 आंकड़ों का संग्रह टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। चर्चा का मुख्य बिंदु है प्रतिचयन और अप्रतिचयन त्रुटियां, भारत की जनगणना और NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। तो आइए चर्चा प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले प्रतिचयन और अप्रतिचयन त्रुटियां। प्रतिदर्श सर्वेक्षण में समष्टि के एक छोटे भाग का अध्ययन किया जाता है। अतः प्रतिदर्श सर्वेक्षण से समष्टि के बारे में कोई भी निष्कर्ष निकालने के क्रम में कुछ त्रुटियां हो सकती हैं। इन त्रुटियों को प्रतिचयन त्रुटियां कहा जाता है। तो प्रतिचयन त्रुटि की परिभाषा हम इस प्रकार दे सकते हैं: जनगणना विधि से प्राप्त परिणाम तथा प्रतिदर्श विधि से प्राप्त परिणाम का अंतर ही प्रतिचयन त्रुटि कहलाता है। कहने का मतलब है कि जब हम किसी प्राचल की गणना करते हैं तो उसकी दो विधि है। पहली विधि है कि जनगणना विधि से हम प्राप्त करें और दूसरी विधि है कि प्रतिदर्श सैंपल मेथड से हम काम करें। तो दोनों के परिणाम में अंतर जो होता है उसे हम लोग प्रतिचयन त्रुटि कहते हैं। तो प्रतिचयन त्रुटि को दूर किया जा सकता है। इसके लिए प्रतिदर्श के आकार में वृद्धि करना जरूरी होता है। तो प्रतिचयन त्रुटि को हम एक उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। मान लेते हैं कि एक गांव में रहने वाले मनुष्यों की संख्या 5 है, यानी 5 व्यक्ति रहते हैं और उन 5 व्यक्तियों की आय दी हुई है 500 रुपए, 400 रुपए, 100 रुपए और 250 रुपए तथा 300 रुपए। तो गांव की अगर हम प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो गांव की प्रति व्यक्ति आय होगी, इन सभी आय के योग को मनुष्यों की संख्या से भाग देना होगा। तो 500 प्लस 400 प्लस 100 प्लस 250 प्लस 300 को ऐड करेंगे और उसको 5 से भाग देंगे तो आंसर आएगा 310 रुपए। अब क्या करते हैं, इस प्रति व्यक्ति आय की गणना हम प्रतिदर्श मेथड से करते हैं। तो प्रतिदर्श मेथड से करने के लिए हम क्या करेंगे, इनमें से एट रैंडम किसी भी 3 व्यक्ति का चयन करेंगे। तो मान लेते हैं वह जो 3 व्यक्ति हैं और जिनकी आय क्रमशः 500 रुपए है, 100 रुपए है और 300 रुपए है, तो का एक सैंपल लिया गया है। अभी सैंपल से जो प्रति व्यक्ति आय है उसकी गणना हम करेंगे कुछ इस प्रकार से। तो 500 प्लस 100 प्लस 300 डिवाइडेड बाई 3 बराबर 900 डिवाइडेड बाई 3 बराबर 300 रुपए। तभी हम देखें कि उस गांव के प्रति व्यक्ति आय की गणना हम 2 विधि से किए। एक समष्टि विधि से जिसे हम लोग जनगणना विधि कहते हैं, वहां से आया 310 रुपए और सैंपल मेथड से आया 300 रुपए। 300 रुपए। तो इन दोनों का अंतर 310 माइनस 300 क्या होगा, 10 जो आया इसे हम लोग सैंपल एरर कहते हैं। इसे ही हम लोग प्रतिचयन त्रुटि कहते हैं। तो प्रतिचयन त्रुटि के 2 प्रकार हैं। एक है अभिनत त्रुटि जिसको हम लोग कहते हैं बायस्ड एरर। तो बायस्ड एरर 2 प्रकार से होता है। यह गणनाकार के बायसनेस और प्रेजुडाइज के कारण होता है। कहने का मतलब है कि जब वह सैंपल का निर्माण कर रहा होता है तो उसमें जो प्रेक्षण को शामिल करना है या नहीं करना है उसके लिए वो अपने अनुसार जो उसको पसंद आएगा उस सैंपल को, उस प्रेक्षण को, उस ऑब्जर्वेशन को अगर वो शामिल करेगा तो इस प्रकार से जो त्रुटि आएगी इसको हम लोग बायसनेस त्रुटि कहेंगे। यहाँ पर गणनाकार की अभिनति या फिर पूर्वाग्रह के कारण उत्पन्न होती है। निष्पक्ष त्रुटि क्या है, यह इस प्रकार की त्रुटि का कारण है प्रतिदर्श में सम्मिलित होने वाले प्रेक्षण और सम्मिलित नहीं होने वाले प्रेक्षण के संभावना अंतर के कारण उत्पन्न होती है। इसे यादृच्छिक प्रतिचयन त्रुटि भी कहा जाता है। अप्रतिचयन त्रुटि, इस प्रकार की त्रुटि किसी भी प्रकार के सर्वेक्षण में हो सकती है। इस प्रकार की त्रुटि होने के 2 कारण हैं। पहला कारण है गलत उत्तर रिकॉर्ड करना। गलत उत्तर रिकॉर्ड करना हो सकता है कि गणनाकार किसी प्रश्न का गलत उत्तर रिकॉर्ड कर ले। गलत उत्तर रिकॉर्ड करने में उसके सुनने की गलती भी हो सकती है। जैसे 60 को सुनने की गलती के कारण वो 7 लिख सकता है, 31 को न समझ में आया तो उसको 13 भी लिख सकता है। तो इस तरीके से जो त्रुटि होती है इसको हम लोग अप्रतिचयन त्रुटि कहते हैं। दूसरा है अनुत्तर संबंधित त्रुटि। ऐसा भी हो सकता है कि
कि गणनाकार प्रतिदर्श सूची में सूचीबद्ध किसी उत्तरदाता से संपर्क नहीं करे या फिर कोई उत्तरदाता उत्तर देने से मना कर दे। तो ऐसी स्थिति में उत्पन्न होने वाली त्रुटियां अनुत्तर संबंधी त्रुटियां होती हैं। अप्रतिचयन त्रुटियां, नॉन सैंपलिंग एरर, अधिक गंभीर होती हैं क्योंकि इन त्रुटियों को दूर करना एक कठिन कार्य है। भारत की जनगणना, सेंसस ऑफ इंडिया, एक संगठन है जिसका काम है कि भारत में जनसंख्या के विभिन्न पहलुओं के बारे में सूचनाएं एकत्रित करना। तो भारत की जनगणना जनसंख्या संबंधित सर्वाधिक और सतत जनसांख्यिकी अभिलेख उपलब्ध करती है। भारत की जनगणना का प्रमुख अधिकारी जनगणना महानिदेशक होता है। भारत में सर्वप्रथम 1881 ईस्वी से 21वीं में जनगणना कार्य किया गया था। उसके बाद से निरंतर प्रत्येक 10 वर्ष पर यहाँ जनगणना का कार्य हो रहा है। देश की आजादी के बाद पहली जनगणना वर्ष 1951 ईस्वी में हुई थी। इन जनगणनाओं के अंतर्गत जनसंख्या के विभिन्न पहलुओं के बारे में सूचनाएं एकत्रित की जाती हैं, जैसे आकार, घनत्व, लिंगानुपात, साक्षरता, स्थानांतरण तथा जनसंख्या का ग्रामीण शहरी वितरण आदि। यहाँ पर आप कुछ आंकड़े देख रहे हैं। जैसे 1901 ईस्वी में भारत की जनसंख्या थी 23.83 करोड़, 2001 में 102.87 करोड़। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 100 वर्ष में लगभग 79 करोड़ जनसंख्या बढ़ गई थी। 2011 में 121.09 करोड़ हुई है। 2021 में जनगणना होना था लेकिन अभी नहीं हुई है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि 1971 से 1981 मतलब 10 वर्ष के अंतराल में भारत में जनसंख्या वृद्धि दर 2.2% वार्षिक थी। 1991 से 2001 के बीच 1.97% वार्षिक और 2001 से लेकर 2011 तक 1.64% वार्षिक दर से जनसंख्या में वृद्धि हुई थी। तो आप देख रहे हैं 1971 से लेकर 2011 के बीच में जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो लगातार घट रही है। दूसरा संगठन है राष्ट्रीय प्रतिदर्श एवं सर्वेक्षण संगठन। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन की स्थापना भारत सरकार के द्वारा समाज आर्थिक मुद्दों पर राष्ट्रीय स्तर के सर्वेक्षणों के लिए 1950 ईस्वी में की गई थी। एनएसएसओ के द्वारा संग्रहित किए गए आंकड़े संगठन की त्रैमासिक पत्रिका सर्वेक्षण में प्रकाशित किए जाते हैं। सर्वेक्षण क्या है? सर्वेक्षण एनएसएसओ के द्वारा प्रकाशित पत्रिका है जो त्रैमासिक पत्रिका है, मतलब प्रत्येक 3 माह पर इसका प्रकाशन होता है। एनएसएसओ साक्षरता, विद्यालयों में नामांकन, शैक्षिक सेवाओं का उपयोग, बेरोजगारी, विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्रकों के उद्यमों, रुग्णता, मातृत्व, शिशु देखभाल, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के समुपयोजन आदि पर अनुमानित आंकड़े उपलब्ध कराता है। तो इसके आंकड़े उपलब्ध कराने का जो एरिया है वह है साक्षरता, विद्यालयों में नामांकन, शैक्षिक सेवाओं का उपयोग, बेरोजगारी की स्थिति क्या है देश में, विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्रकों के उद्यमों के बारे में, रुग्णता मतलब हेल्थ से संबंधित, मातृत्व, शिशु देखभाल और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के समुपयोजन पर ये आंकड़े उपलब्ध कराता है। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो एनएसएसओ का जो 60वां क्रमिक सर्वेक्षण था जिसका प्रकाशन जनवरी-जून 2004 में हुआ था, इस सर्वेक्षण का मुद्दा था अस्वस्थता तथा स्वास्थ्य सेवा। इसी प्रकार 68वां क्रमिक सर्वेक्षण 2011-12 में इसका प्रकाशन हुआ था, का मुद्दा था उपभोक्ता व्यय। इस प्रकार एनएसएसओ औद्योगिक गतिविधियों तथा कई वस्तुओं की खुदरा मूल्यों पर भी आंकड़ा संग्रहित करता है जिसका उपयोग सरकार के द्वारा योजना बनाने में किया जाता है। तो आज इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। समझने में कहीं कठिनाई आई होगी तो आप इस वीडियो की कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या रखेंगे, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत